हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रेरक प्रसंग में आज हम एक कहानी लेकर के सामने आए हैं और ये एक कहानी नहीं है, ये एक उदाहरण है हमारे सामने जो हम सब देखते हैं और जिसको हम लोगों में से भी कुछ लोग यही चाहते हैं और उसका दुष्परिणाम बाद में होता है। जैसे कि मुफ्त की रोटी खाना। हम मुफ्त में चाहते हैं कि सब कुछ हमको मिल जाए, फ्री में हमको सब कुछ सुख सुविधा मिल जाए, और वो सुख सुविधा अगर कोई प्रोवाइड करता है आपको, कोई देता है आपको, तो उसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ राज है, उसके पीछे कुछ न कुछ ज़रूर स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ जब तक उनका पूरा होगा वो आपको वो मुहैया कराएगा, मुफ्त का चाहे बिजली हो, मुफ्त का चाहे राशन हो या अन्य कुछ। तो इस चाल को समझना अनिवार्य है। इसको समझ करके ही हम सही तरीके से जान सकते हैं कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या उचित नहीं है। जैसे कि सुख सुविधा है, तो सुख सुविधा भोग करके हम तत्काल सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते, कुछ ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। ज्ञान पाने के लिए संघर्ष जरूरी है, मेहनत जरूरी है। तो एक कहानी क्लास से संबंधित ही है, आज के शिक्षा व्यवस्था से संबंधित ये कहानी है। शिक्षा में आज क्या है कि लोग चाहते हैं कि हम कम पढ़ें, कम हमको लिखना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमको हासिल हो जाए। तो ये संभव कैसे हो सकता है? ये तो तभी संभव होगा जब टीचर बच्चों पर मर्सी करेंगे, उनको चाहेंगे कि मेरे बच्चे कोई फेल ना हो, मेरे बच्चे सभी लोग टॉपर बने, सबको 100% नंबर दिया जाए। तो इसको देने से कुछ तो होगा नहीं, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही सामने रहेगा, नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं होगा। तो ये आवश्यक है समझना कि हमारा मूल्यांकन कैसे हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, पढ़ाई कैसी हो। पढ़ाई के साथ साथ उसका मूल्यांकन जरूरी है ना, कि वो उस पैमाना को उसने पाया कि नहीं, उस क्लास जिस क्लास में है वो उसके लेवल में जो सिलेबस है उसको उन्होंने कंप्लीट किया कि नहीं। तो इसी संबंधित एक प्रेरक प्रसंग है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और वो उदाहरण समाजवाद से रिलेटेड है। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि समाज में समानता होनी चाहिए, सभी लोग समान हो जाए, सबको समान अधिकार मिले, जो भी दिया जाए सबको समान रूप से दिया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि सभी व्यक्ति की मानवीय कैपेसिटी जो है वो एक जैसी नहीं है। सबको अगर हम समान रूप से 100 रुपया वितरण कर दें तो जरूरी नहीं कि 10 दिन बाद सबके पास 100 रुपया हो। कोई हो सकता है कि उस 100 रुपया से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके 1000 कमा ले, और कोई हो सकता है कि उस 100 रुपयों का उपयोग करके वो किसी को मदद कर दे, और कोई ये भी हो सकता है कि 100 रुपयों का दारू पी करके और वो आज भूखे मरने की नौबत भी उसके साथ आ सकता है कि पॉकेट में फूटी कौड़ी भी ना बचे। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके विवेक पर, उसके बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो उनको जो प्रोवाइड किया गया संसाधन है उस संसाधन का वो कैसा उपयोग करता है, उसका उपयोग सदुपयोग करता है या दुरुपयोग के रूप में करता है। कहानी पर चलते हैं। स्थानीय कॉलेज में अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर ने, इकोनॉमिस्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है इसलिए कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लाभ हानि को समझते हैं, अच्छे और भले को समझते हैं और बुरे को समझते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस हर व्यक्ति में, हर चीज़ में लोग देखने का एक नज़रिया ढूंढ लिए हैं कि कोई काम हम क्यों करें, हमको उसको करने में क्या लाभ है, हमको अगर लाभ मिलेगा तो हम करेंगे, हमको फ़ायदा होगा तो करेंगे, अन्यथा ये काम नहीं करेंगे। हमारा एक नज़रिया बन गया है कि कोई भी काम करना हो तो पहला सवाल ये होता है मन में कि इसको करने से क्या फ़ायदा, ये काम हम किस लिए करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों किस लिए। ये सवाल जो उत्पन्न होता है ये इसलिए होता है क्योंकि हम उससे कुछ लाभ चाहते हैं। अगर हमको उसमें कुछ लाभ दिख जाए तो वो काम हमारे लिए श्रेयस्कर हो जाता है, उस काम को हम खुशी खुशी करते हैं। और अगर हमको उसमें कोई लाभ ना दिखे, हालांकि लाभ दुर्गामी भी होता है कि आज जो काम कर रहे हैं लाभ नहीं दिख रहा है, वो लाभ हमको हो सकता है लंबे समय के बाद लाभ दिख जाए, उससे लाभ हो जाए,
लेकिन उतनी बुद्धि हमारी रहेगी तब तो हम तत्काल लाभ, क्षणिक लाभ खोजते हैं, और इसी कारण से हम लोग स्वार्थी भी हैं। तो इस समाजशास्त्र को समझने वाले इकोनॉमिस्ट के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो प्रोफेसर थे इकोनॉमी के, उन्होंने एक बयान दिया। बयान में कहा उन्होंने कि उसने पहले कभी किसी छात्र को फेल नहीं किया था। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि हमने, मतलब यहाँ प्रोफेसर के बारे में बात है कि उन्होंने, वो कहते हैं कि हमने आज के पहले कभी किसी छात्र को परीक्षा का जब मूल्यांकन करते थे, उसकी कॉपी जांचते थे, तो किसी को फेल नहीं किए हमने, मतलब सबको हम पास कर देते हैं, ये सिद्धांत था हमारा। पर हाल ही में उसने एक पूरी की पूरी क्लास को फेल कर दिया, पूरे क्लास, पूरे वर्ग के सभी बच्चों को एक साथ फेल कर दिया। भाई ऐसा क्या हो गया? वो इतने ईमानदार, जो उतने दयावान कि जो चाहते थे कि सभी बच्चे हमारे पास हो जाएं और सबको वो पास करते थे, आज उनको ऐसी क्या परिस्थिति उनके सामने हो गई कि वो सभी बच्चों को फेल करने के लिए मजबूर हो गए। तो इसको समझते हैं, क्योंकि उस क्लास ने दृढ़ता पूर्वक यह कहा था कि समाजवाद सफल होगा और न कोई गरीब होगा और न कोई धनी होगा। उस क्लास के बच्चे ने ये कहा था, एक दृढ़ होकर के, जिसका समाजवाद पर विश्वास था, वो कहते थे, सारे बच्चे वहाँ पर एक मत थे कि समाजवाद जिस दिन सफल होगा, समाजवाद का सिद्धांत अगर हमारे यहाँ लागू हो जाए तो वो जब सफल हो जाएगा, यही कहने का मतलब कि जब वो लागू हो जाएगा तो हमारे समाज में कोई न गरीब रहेगा और न अमीर होगा, मतलब सब एक समान हो जाएगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि गरीब को पैसा, अमीर का पैसा गरीब को दे दिया जाएगा, अमीर के पैसे को कम कर दिया जाएगा और गरीब के पैसे को बढ़ा दिया जाएगा, तो दोनों को समकक्ष कर दिया जाएगा समान रूप से। यही सिद्धांत समाजवाद का भी है। तो यही इसीलिए कहा गया कि समाजवाद जब सफल होगा तो उस समाज में उस दिन कोई गरीब और अमीर नहीं रहेगा, यानी ये भेद, ये अंतर जो है ये नहीं रहेगा, ये मिट जाएगा। और इसी कल्पना में कि समाजवाद सभी भेदभाव को मिटा देता है, लोग समाजवाद का अपेक्षा करते हैं, उसको बुलाने के लिए, उसको अपनाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं बहुत सारे समाज, क्योंकि उन सब का दृढ़ विश्वास है कि यह सबको समान करने वाला एक महान सिद्धांत है। समाजवाद को महान सिद्धांत माना गया है। तब प्रोफेसर ने कहा, अब उस समाजवाद का प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, एक प्रयोग कर लिया जाए। तो वो प्रोफेसर साहब ने उसका प्रैक्टिकल किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका प्रयोग किया अपने बच्चों पर कि समाजवाद जब इतना ही महान सिद्धांत है तो वो सिर्फ धन पे तो लागू नहीं होगा, वो हर जगह नियम लागू होना चाहिए। तो हर जगह नियम लागू हो, इसका एक प्रैक्टिकल, एक सैंपल वो अपने क्लास पर कर दिए। उसका क्लास, अपने जो वर्ग के बच्चे थे उस पर उस सिद्धांत का प्रयोग कर दिए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, आओ हम क्लास में समाजवाद के अनुरूप एक प्रयोग करते हैं, समाजवाद के जो सिद्धांत हैं उसको अपनाते हैं। सफलता पाने वाले सभी छात्रों के विभिन्न ग्रेडों का, ग्रेड जो होते हैं विभिन्न, या अंकों का औसत निकाला जाएगा और सबको वही एक कॉमन ग्रेड दिया जाएगा। इसमें क्या उन्होंने सिद्धांत देखा कि समाजवाद का सिद्धांत है कि सबको समान रूप से बांट देना है। तो मान लीजिए कि उनके क्लास में 50 बच्चे थे, तो 50 बच्चे थे तो सभी का एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम में जो मार्क्स सबको मिला, ऑब्टेन मार्क्स जो हुआ, तो किसी को 95 आया होगा, किसी को 90 भी आया होगा, किसी को 40 भी आया होगा, किसी को 20 भी आया होगा, किसी को 60, किसी को 70, अलग अलग बच्चे का ग्रेडिंग हुआ होगा। क्योंकि सभी बच्चे का नॉलेज, ये जो ज्ञान है वो एक जैसा होता नहीं है, सबको समान क्वेश्चन दिया जाता है, एक ही क्वेश्चन सबको समान रूप से पढ़ाया जाता है, पढ़ाने का तरीका भी सेम, लेकिन सभी व्यक्तियों की जो बुद्धि की कैपेसिटी है, वो ग्रास्पिंग पावर जो है वो डिफरेंट होता है। तो कोई कम समझ पाता है, कोई ज़्यादा समझ पाता है। जब वो लिखते हैं
कॉपी में एग्ज़ाम में तो जो एक्सप्रेशन जो उसका पावर है वो भी सबका अलग अलग होता है। कोई बहुत अच्छे से जान करके लिख भी देते हैं, कोई जानते तो बहुत अच्छा है लिख ही नहीं पाते हैं, कोई जानते कम है लेकिन अच्छा से लिख पाते हैं। तो लोग कॉपी देख करके जांचते हैं। तो इन सारे जो विभिन्न तरह की घटनाएं हैं, इन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए कॉपी का मूल्यांकन करना व्यक्ति का पूर्ण रूप से मूल्यांकन तो होता नहीं है। फिर भी इसको अगर सही मान भी ले तो भी कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई थर्ड करता है, कोई फेल भी करता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि सबको प्राप्त नंबर जो है वो अलग अलग है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस जो अलग अलग नंबर सबको प्राप्त हुआ है, तो इसमें कोई टॉपर होता है, कोई फेल होता है, वो बहुत खुश होता है, ये बहुत नाराज हो जाता है। तो ऐसा करें कि इस सब को जोड़ करके, सबके नंबर को जोड़ करके 50 से भाग दे देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा, ये औसत निकल जाएगा। औसत निकालने का यही तो फॉर्मूला है कि सभी जो उसका क्रमांक, जिसका प्राप्तांक है उसको जोड़ देना और जितने लोग हैं उतने लोग से भाग दे देना। तो इसको जब एवरेज निकाला जाएगा तो वो क्या होगा कि लगभग वो बीच का मात्रक होगा, बीच का नंबर होगा। तो उस नंबर को ओवरऑल सबको बांट दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 95 भी आया, एवरेज में आया मान लीजिए 55, तो 50 विद्यार्थी को सभी विद्यार्थियों में सबको बांट दिए तो सबको 55 नंबर आया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो व्यक्ति को ज़्यादा नंबर आया था, 95 नंबर, 90 नंबर, यानी 55 से ज़्यादा नंबर आया था, इसका मतलब था कि उन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनको अच्छा मार्क्स मिला था। लेकिन इस प्रोसेस के कारण उनका डिमोशन हो गया, 55 पर आ गए। और जो कुछ भी नहीं पढ़ा था, अच्छा से ना लिखा था, कोई केयर नहीं किया था बढ़िया से, उसको ओरिजिनल में 20 नंबर मिला था, लेकिन इस एवरेज के कारण उनको 55 हो गया। तो टॉपर वाले को नाराजगी हुई, तकलीफ हुआ, और नीचे वाले जो थे फेल और विद्यार्थी, इसको खुशी हो गया, अरे बैठे बैठे हमको इतना नंबर मिल गया, हमने तो बढ़िया से लिखा भी नहीं था लेकिन इतना नंबर हमको मिला। तो दोनों को खुश नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था कि ये खुश नहीं था, अब वो खुश नहीं है, इसी को समझते हैं। यही कॉमन ग्रेड दिया जाएगा, ऐसा प्रोफेसर साहब की कल्पना हुई। उन्होंने ये नियम लागू किया अपने क्लास पर। पहली परीक्षा के बाद सभी ग्रेडों का औसत निकाला गया और प्रत्येक छात्र को बी ग्रेड प्राप्त हुआ। यहाँ पे परसेंटेज ना बोल करके ग्रेड के रूप में बोला गया है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से 5-6 ग्रेडिंग होता है। नंबर के आधार पर उसका रेंज होता है, इतना परसेंट से इतना परसेंट ए ग्रेड, इतना परसेंट बी ग्रेड, इस तरह से। तो एवरेज जब किया गया तो सबको बी ग्रेड मिला। जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया था वे तो अब परेशान हो गए, और जिन्होंने कम पढ़ाई की थी, कम लिखा था, वे खुश हो गए। दूसरी बार परीक्षा फिर हुई, तो दूसरी बार जब परीक्षा हुई तो कम पढ़ने वाले छात्रों ने पहले से भी और कम पढ़ा, क्योंकि उसको तो खुशी हो गया था कि चलो नहीं हो लिखेंगे तो यूँ हमको नंबर आ जाएगा। जो तेज विद्यार्थी है वो तो लिखेगा ही, उसका लिखा हुआ नंबर जो है हमको काम आएगा, वो ज़्यादा नंबर लाएगा, एवरेज में आकर के हमको भी उठा देगा, हमारा नंबर बढ़ जाएगा। तो इसलिए कम पढ़ने वाले विद्यार्थी और कम पढ़ने लगे। जो भी थोड़ा सा डर से पढ़ते थे कि फेल ना कर जाए, अब वो निडर हो गए और अब वो भी नहीं पढ़ने लगे। तो यही कहा गया कि दूसरी परीक्षा के लिए कम पढ़ने वाले छात्रों ने पहले से भी और कम पढ़ाई की, और जिन्होंने कठिन परिश्रम किया था उनका क्या हाल हुआ? तो उन्होंने यह तय किया कि वे भी मुफ्त का ग्रेड प्राप्त करेंगे, और उन्होंने भी पढ़ाई अपनी कम कर दी कि ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा, ग्रेड तो हमको कम में मिलना है, एवरेज कर दिया गया है, अब तो हम टॉपर बनेंगे नहीं। तो काहे का रात का नींद और चैन हम खोएं, क्यों हम तकलीफ़ करें, आँख को भी दर्द है, भूखे प्यासे हम पढ़ाई में, स्टडी में मेहनत करें, क्या फ़ायदा, नंबर तो उतना ही हमको कम ही मिलना है, 60 नंबर मिलना है। तो ये सोच करके उन्होंने भी पढ़ाई कम कर दी, और उसी का नतीजा था कि वही मेहनत वाले विद्यार्थी के कारण ग्रेड ऊपर बढ़ता था एवरेज में, उन्होंने भी कम कर दी तो नीचे न ग्रेड आएगा। यही हुआ भी।
कि दूसरी परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का कॉमन ग्रेड जो मिला वो डी मिला। बी से डिमोशन हो गया, सी से भी नीचे डी आ गया। इससे कोई खुश नहीं था। अब तो डी का मतलब फेल ही समझिए, थर्ड डिवीजन। और सब एक दूसरे को कोसने लगे। क्या कोसने लगे कि कम पढ़ने वाले विद्यार्थी कहते हैं कि उसने अच्छा से पढ़ा नहीं, बहुत तेज था लेकिन फिर भी नहीं लिखा। ई कह रहा है कि उसके कारण हम नहीं पढ़े, वो लोग मुफ्त का रोटी खा रहा है, नहीं हो पढ़ता है तो ये पास हो जाता है, हम क्यों पढ़ें। तो एक दूसरे का उसके वो दोषारोपण करने लगे कि उसके कारण हमने ऐसा किया, और ये कह रहा है कि उसके कारण हमने ऐसा किया। जब तीसरी बार परीक्षा हुई तो कॉमन ग्रेड फिर निकाला गया तो वो एफ हो गया और भी डिमोशन हो गया। जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ने लगी, स्कोर भी ऊपर नहीं उठा बल्कि और भी नीचे गिरता चला गया। आपसी कलह, आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज और एक दूसरे से नाराजगी के परिणाम स्वरूप कोई भी अब नहीं पढ़ने लगा, क्योंकि कोई भी छात्र अपने परिश्रम से दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाना चाहता था। आज विद्यार्थी ये सोचने लगा कि हम क्यों पढ़ें, हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ग्रेडिंग होगा ज़्यादा तो उसको भी फ़ायदा होगा, तो हमको उसको फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, चाहे हम भी फेल कर जाएं, लेकिन हम दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, न फ़ायदा पहुंचाने देंगे। तो ये हो गया जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना आ गई। अंत में सभी विद्यार्थी जो है आश्चर्यजनक रूप से फेल हो गए, क्योंकि सबने पढ़ना छोड़ दिया था, कारण चाहे जो भी रहे। और प्रोफेसर साहब ने उन्हें बताया कि इसी तरह समाजवाद की नियति भी अंततोगत्वा फेल होने की ही है, यानी समाजवाद सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी तरह से लोग लापरवाही में एक दूसरे को कोसने में समय गुजार देंगे और वो सफल नहीं हो पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनाम जब बहुत बड़ा होता है तो सफल होने के लिए किया जाने वाला उद्यम भी, प्रयास भी बहुत बड़ा करना होता है। मतलब बड़ा प्रयास करिएगा, मेहनत करिएगा, तब ना बड़ा इनाम मिलेगा। जो विद्यार्थी 24 घंटे में 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे पढ़ाई करता हो, वो अगर IAS बन जाता है, DM बन जाता है, SP DSP बन जाता है, तो उसको बड़ा फल मिला। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको कैसे फल मिलेगा। तो बड़ा फल चाहिए तो बड़ा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। परंतु जब सरकारें मेहनत के सारे लाभ मेहनत करने वालों से छीनकर वंचितों और निकम्मों में बांट देगी, अगर ऐसा होता है तो कोई भी ना मेहनत करना चाहेगा और ना ही सफल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका मनोबल टूट जाएगा। उन्होंने यह भी समझाया कि इससे निम्नलिखित 5 सिद्धांत की भी निष्कर्षित और प्रतिपादित होती है। क्या कि अभी यदि आप अपने राष्ट्र को समृद्ध और समाज को सक्षम बनाना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को उसकी समृद्धि से बेदखल करके गरीब को समृद्ध बनाने का कानून नहीं बना सकते। यानी किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति, उसके पैसे को छीन करके किसी गरीब को नहीं दे सकते। स्वेच्छा से हम दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती हमारा नहीं छीन सकता है। दूसरा कि जो व्यक्ति बिना कार्य किए कुछ प्राप्त करता है तो वह अवश्य ही अधिक परिश्रम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के इनाम को छीनकर उसे दिया जाता है। अगर हम कुछ भी काम नहीं किए और फिर भी हमको फल मिल रहा है, अच्छा चीज़ मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा इनाम मिल रहा है, जिसका मतलब है कि हम तो उसके भोगी थे नहीं, उसके लायक थे नहीं, उसके योग्य थे नहीं, क्योंकि हमने तो काम ही नहीं किया, फिर भी हमको मजदूरी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसने काम किया है उसने अपनी मजदूरी छोड़ी है, उसने मजदूरी दान दी है, या उसकी मजदूरी को छीन करके हमको दिया गया है। यानी निकम्मों को अगर कुछ मिलता है तो वो दूसरे का हक मार करके दिया जाता है, ये समझिए। सरकार तब तक किसी को कोई वस्तु नहीं दे सकती जब तक वह उस वस्तु को किसी अन्य से छीन न ले। यानी कि किसी से छीन करके किसी अन्य को कोई पुरस्कार, कोई इनाम, कोई वस्तु दिया जाता है। आज आप संपदा को बांटकर उसकी वृद्धि नहीं कर सकते। संपत्ति जो है उसको बांटते बांटते और कम होगा
बढ़ेगा नहीं। बांटने से यहाँ पर संपत्ति बढ़ता नहीं है। जब किसी राष्ट्र की आधी आबादी यह समझ लेती है कि उसे अब कोई काम नहीं करना है क्योंकि बाकी आधी आबादी उसके देखभाल जो कर रही है, अगर ये सोचे कोई कि आधा व्यक्ति हमारा देखभाल करने के लिए तैयार बैठा है और तो आधा व्यक्ति जो जिसका देखभाल कोई कर रहा है, तो ये लोग सोचने लगे कि हमारा देखभाल करने वाला तो है ही, तो हम काम क्यों करें। तो इस हालत में काम नहीं होगा फिर तो। और बाकी आबादी भी यह सोचकर ज़्यादा फिर अच्छा कार्य नहीं कर रही है कि उसके कर्म का फल तो दूसरे को मिल जाएगा। तो जो सेवा करना चाह रहा है, जो दूसरे के मदद के लिए काम कर रहा था, वो भी सोचेगा कि क्यों हम करें। फिर उसका हाथ पैर सही रहते हुए अगर अपने को मदद नहीं कर सकता है तो हम क्यों करें। तो वहीं से इस राष्ट्र के पतन और अंततोगत्वा अंत की शुरुआत हो जाती है, यानी पतन होना शुरू हो जाता है, बर्बादी की ओर चलने लगता है। तो ये है हमारे समाज की एक वस्तु स्थिति। जो हमारे यहाँ जो समाज है उसमें समाजवाद की जो परिकल्पना की गई वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। प्रैक्टिकली इसको प्रोफेसर साहब ने समझाया कि समाजवाद अगर हम लागू करते हैं तो शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा लगता है, सुख सुविधापूर्ण लगता है कि सभी का हम भला कर रहे हैं, लेकिन इस भलाई में उस बंदे का, उस समाज का भलाई छिपा नहीं है, उसका भविष्य अंधकारमय होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको लाभ मिलने लगता है, मुफ्त का लाभ मिलता है, तो सोचने लगता है कि बिना कुछ किए जब हमको ये मिल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें, हम काम क्यों करें। और इसी विचार के कारण कि हम काम क्यों करें, वो काम छोड़ देता है, अकर्मण्य हो जाता है, निठल्ला हो जाता है। और बैठे बैठे अगर सिर्फ रोटी तोड़े तो व्यक्ति क्या समाज के लिए बोझ नहीं है, वो एक बोझ भी है और बीमार भी है। क्योंकि जब कोई काम नहीं करेगा तो वो स्वस्थ भी नहीं रहेगा, वो बीमार भी होगा। फिर समाज जो कमा रहा है उसका भी एक बोझ बढ़ाएगा, उस पर एक लोड बढ़ाएगा। तो ये समाज, अब ये इसको समझिए, इस कहानी को आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। हमको लगता है कि ये कहानी एक आरक्षण पर भी लागू होता है, लेकिन इसको अपने जीवन में कई जगह उपयोग कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इस कहानी का ये है कि कर्म करते रहना चाहिए। ये भी कर्म करने की शिक्षा देता है, अकर्मण्य होने की, कर्म को छोड़ने की शिक्षा नहीं देता है। कि कर्म करने के लिए प्रेरित करता है कि आप काम करिए, काम करके आप योग्य बनिए और योग्य बन करके आप अपने योग्य जितना आपने काम किया है उसके अनुरूप आप इनाम पाइए। उसका इनाम जो मिलना चाहिए आप वो लीजिए, आप उस इनाम के हकदार हैं, वो आपको मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो उसके लिए प्रयास करिए कहाँ पर है दिक्कत। और अगर आपने जितना मेहनत किया उससे ज़्यादा मिल रहा है तो प्रयास ये करना है कि ये ना लें, क्योंकि किसी न किसी का काट करके आपको दिया गया है। तो किसी का काट के लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो उनको उचित मात्रा में दिया जाए जिनका हमको देने की इच्छा हुई है। यानी सबको बराबर बांटने की जरूरत नहीं है, बराबर बांटा जाए। बराबर का मतलब यहाँ ये होना चाहिए कि आनुपातिक दृष्टि से सबको समान रूप में उसका इनाम का, उसके पुरस्कार का वितरण हो। जैसे कि परसेंटेज के रूप में कर दिए, जितना जो मेहनत किया उसके परसेंटेज के हिसाब में उसको उतना मेहनत का पुरस्कार पारितोषिक मिला। ये आनुपातिक दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करके हम समझ सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा कठिन है ये, लेकिन फिर भी अगर हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। तो ये इस कहानी का उद्देश्य था। इसी के साथ आप लोग हमारे अंतिम समय तक, वीडियो के अंतिम समय तक बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। उसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब के नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन वाला आइकन पर आएगा और रेड कलर हो जाता है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।